अक्सर ना जब किसी इंसान को कोई शारीरिक चोट लगती है या कोई बीमारी होती है तो दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर बनती है। हाँ बिल्कुल, एकदम साफ तस्वीर। राइट, मतलब जैसे मान लीजिए किसी की हड्डी टूट गई है तो डॉक्टर एक एक्सरे निकालता है और उस काली फिल्म पर एक सफेद टूटी हुई रेखा साफ दिखाई देती है और डॉक्टर उस तरफ इशारा करके आसानी से कह देता है कि देखिए ये रही समस्या। बिल्कुल, और इसे प्लास्टर से ठीक किया जा सकता है। एक तरह से देखा जाए तो यह स्थिति बहुत ही बाइनरी होती है, हड्डी या तो टूटी है या नहीं टूटी है, सब कुछ एकदम स्पष्ट होता है। और देखिए, ये स्पष्टता इंसान को एक अजीब सा सुकून देती है। मानव मनोविज्ञान हमेशा से उन चीजों को नियंत्रित करने में सक्षम रहा है जिन्हें वो देख सकता है, छू सकता है या किसी श्रेणी में बांट सकता है। सही बात है। एक भौतिक दुश्मन या किसी भी भौतिक चोट से लड़ना हमेशा आसान होता है क्योंकि दुश्मन आपके सामने होता है। लेकिन क्या हो जब दुश्मन शरीर पर नहीं बल्कि सीधे दिमाग की जड़ों पर वार करे? ये एक भयानक विचार है ना? जब हम मनोवैज्ञानिक भय और गहरे आघात, जिसे हम ट्रॉमा कहते हैं, और इंसान के अवचेतन मन की दुनिया में कदम रखते हैं तो वो एक्सरे मशीन पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल बंद कर देती है, क्योंकि वहाँ कोई भौतिक सबूत नहीं होता। हाँ, हम एक ऐसे धुंधले और खतरनाक इलाके में प्रवेश कर जाते हैं जहाँ कोई स्पष्ट रेखाएं नहीं होती। ये बताना नामुमकिन हो जाता है कि इंसान के अंदर असल में क्या टूट गया है। और यही वो जगह है जहाँ सबसे गहरा डर पैदा होता है, जब कोई इंसान इस बात पर से ही अपना भरोसा खो दे कि जो वो देख या सुन रहा है वो सच भी है या सिर्फ उसके दिमाग का कोई खेल है। सही कहा। तो वो डर किसी भी नुकीले हथियार से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम ठीक ऐसे ही एक अदृश्य लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाले डर की गहराइयों में उतरने वाले हैं। मैं इस चर्चा के लिए बहुत उत्सुक हूँ। आज हम जिस स्रोत सामग्री और उससे जुड़े नोट्स पर चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है भैरवगढ़ के कुएं की गूंज। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है ये। हाँ, और मैं शुरुआत में ही ये साफ कर दूं कि हमारा मकसद यहाँ सिर्फ कोई डरावनी भूत प्रेत की कहानी सुनाना नहीं है। हम इस कहानी की परतों को उधेड़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है और वो कैसे धोखा खाता है। बिल्कुल, और एक ऐसा प्राचीन अंधेरा क्या होता है जिसे कभी मारा नहीं जा सकता। तो चलिए इसे समझते हैं। अक्सर सबसे बेहतरीन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर वो नहीं होते जिनमें कोई भयानक शक्ल वाला राक्षस अचानक से दरवाजे के पीछे से कूद पड़े। हाँ, वो जंप स्केयर वाली बात। बिल्कुल, असली डर वो है जो धीरे धीरे इंसान की वास्तविकता को ही खोखला कर दे। तो चलिए इस कहानी के सफर पर चलते हैं। भैरवगढ़ नाम का एक गांव है। बाहर से देखने पर यह भारत के किसी भी आम गांव जैसा ही है, एकदम शांत और साधारण सा, अपनी ही एक धीमी रफ्तार में चलने वाला। हाँ, और शहर की भागदौड़ और तनाव से दूर राहुल नाम का एक व्यक्ति कुछ दिन सुकून से बिताने के लिए अपने दोस्त अमन के इस गांव में आता है। ये एक बहुत ही क्लासिक शुरुआत है। एक बाहरी इंसान एक शांत जगह पर आता है। दिन के समय सब कुछ बिल्कुल सामान्य और आरामदायक लगता है, लेकिन इस गांव के ठीक बीचों बीच एक पुराना और सूखा हुआ कुआं है। और जो बात सबसे ज्यादा खटकती है वो ये है कि गांव का कोई भी इंसान उस कुएं के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करता। वहाँ एक अजीब सी सामूहिक खामोशी है। और देखिए, ये सामूहिक खामोशी ही खतरे की सबसे पहली घंटी है। वो कैसे? समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में जब एक पूरा का पूरा समुदाय किसी जगह, किसी घटना या किसी व्यक्ति को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का फैसला कर लेता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वहां का सच उनकी बर्दाश्त से बाहर है। अच्छा, मतलब वो सच का सामना नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल। उनका ये मानना कि कुएं के नीचे कुछ ऐसा है जो जिंदा नहीं है लेकिन मर भी नहीं सकता, ये दर्शाता है कि उन्होंने एक ऐसे डर को अपने जीवन का हिस्सा मान लिया है जिसका उनके पास कोई तार्किक समाधान नहीं है। मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आती, अगर गांव वालों को पता है कि उस कुएं में कुछ खतरनाक है तो उसे मिट्टी या पत्थरों से भर क्यों नहीं देते? ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है ना? उसे वैसे ही खुला क्यों छोड़ रखा है? क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान अपने सबसे गहरे डरों को इतनी आसानी से दफना नहीं सकता। कुएं को खुला छोड़ना एक तरह से उस डर को एक सीमा में बांधने जैसा है। अच्छा, तो वो कुएं को एक पिंजरे की तरह देख रहे हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि जब तक वो चीज उस कुएं के अंदर है तब तक गांव सुरक्षित है। ये एक समझौता है जो उन्होंने उस अज्ञात अंधेरे के साथ किया हुआ है। कुएं को भर देने का मतलब होगा उस खतरे को चुनौती देना, और लोग ऐसी चीजों को चुनौती देने से बचते हैं जिन्हें वो समझ नहीं सकते। और यही समझौता राहुल के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी बनकर सामने आता है।
जब राहुल गांव में घूम रहा होता है तो गांव का एक बुजुर्ग आदमी हरिराम उसे रोकता है। वो क्या कहता है? वो कोई आम चेतावनी नहीं देता कि वहां मत जाना, गिर जाओगे। वो बहुत ही अजीब लहजे में कहता है कि अगर रात में कोई तुम्हें बुलाए तो मत जाना, क्योंकि कुएं के नीचे जो है वो आवाज बनाकर बुलाता है। उफ, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। अब राहुल ठहरा शहर का एक पढ़ा लिखा और तार्किक इंसान। वो इस बात को किसी अंधविश्वास की तरह लेकर हंस देता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये चेतावनी कितनी सच होने वाली थी। हरिराम के शब्दों पर गौर करना बहुत जरूरी है। वो शारीरिक खतरे की बात नहीं कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि कुएं से कोई हाथ निकलेगा और तुम्हें खींच लेगा। हाँ, उसने खास तौर पर आवाज का जिक्र किया। बिल्कुल। वो कह रहा है कि वो चीज आवाज का इस्तेमाल करती है। ये सीधे तौर पर शिकार को लालच देकर फंसाने की तकनीक है। खतरे का स्रोत शारीरिक बल नहीं बल्कि धोखा है। और ये धोखा उसी रात से शुरू हो जाता है। राहुल जब सोने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे उस सूखे कुएं से किसी की आवाज सुनाई देती है। किसकी आवाज? वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके दोस्त अमन की होती है, जो उसे मदद के लिए पुकार रहा होता है। राहुल घबराकर कुएं के पास जाता है, लेकिन वहां अमन नहीं होता। तो वहां क्या होता है? इसके बजाय कुएं के अंधेरे से एक सड़ा हुआ, काला और असामान्य रूप से लंबा हाथ बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। अरे बाप रे! राहुल किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाता है, लेकिन कहानी का असली मनोवैज्ञानिक खेल तो दूसरी रात शुरू होता है। दूसरी रात क्या होता है? दूसरी रात वो आवाज और भी व्यक्तिगत हो जाती है। राहुल को अपनी माँ की आवाज कुएं से आती हुई सुनाई देती है, और फिर कुछ देर बाद खुद उसकी अपनी ही आवाज उसे पुकारने लगती है। ये हिस्सा सच में परेशान करने वाला है। जब किसी इंसान को अपनी आवाज खुद को पुकारती हुई सुनाई दे तो ये उसकी अपनी आइडेंटिटी या पहचान को तोड़कर रख देता है। ये सीधा उस व्यक्ति के दिमाग पर एक हमला है। जब मैं ये हिस्सा पढ़ रहा था ना, तो मेरे दिमाग में तुरंत आज के डिजिटल युग की एक बहुत ही खतरनाक तकनीक का ख्याल आया। आप किस तकनीक की बात कर रहे हैं? मैं डीप फेक ऑडियो की बात कर रहा हूँ। आज के समय में स्कैमर्स एआई का इस्तेमाल करके हूबहू किसी के माता पिता या दोस्त की आवाज की नकल कर लेते हैं। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। बहुत से लोग इसका शिकार हुए हैं। बिल्कुल। और वो फोन पर कहते हैं कि मैं खतरे में हूं, मुझे पैसे भेज दो। और लोग बिना सोचे समझे पैसे भेज भी देते हैं। यहाँ कुएं के अंदर का वो अंधेरा बिल्कुल उसी डीप फेक तकनीक का एक प्राचीन और प्राकृतिक रूप लग रहा है। ये तुलना स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझाती है ना? वो कोई नुकीला हथियार इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वो तो इंसान की भावनाओं और उसके अपनों से जुड़े लगाव को ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना रहा है। और जब हम इसके पीछे की न्यूरोलॉजी को देखते हैं तो पाते हैं कि जब कोई इंसान खतरे में होता है तो उसका दिमाग एक डिफेंस मैकेनिज्म या रक्षात्मक प्रणाली की तरह काम करता है। वो तार्किक रूप से सोचता है कि यहाँ से कैसे भागा जाए। सही बात है, हमारा दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब वही इंसान अपने किसी बहुत करीबी व्यक्ति जैसे माँ बच्चा या कोई गहरा दोस्त उसकी आवाज को दर्द में पुकारते हुए सुनता है तो दिमाग का वो तार्किक हिस्सा तुरंत शटडाउन हो जाता है। मतलब लॉजिक काम करना बंद कर देता। हाँ, इसे मनोविज्ञान में एमिगडाला हाईजैक कहा जा सकता है। भावनाएं तर्क पर पूरी तरह हावी हो जाती हैं। कुएं की वो अज्ञात चीज शिकार को शारीरिक रूप से कमजोर करने से पहले उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से अपाहिज कर रही है, ताकि शिकार खुद चिलकर उसके पास आए। बिल्कुल सही। ये रणनीति सच में बहुत खौफनाक है। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि आखिर इस खौफनाक चीज की शुरुआत कहाँ से हुई? ये उस कुएं में आई कहाँ से? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। जब हम स्रोत सामग्री की गहराई में जाते हैं तो एक 50 साल पुराना दबा हुआ इतिहास सामने आता है। अच्छा, वो इतिहास क्या है? राहुल का दोस्त अमन उसे बताता है कि 50 साल पहले गांव में शिवा नाम का एक आदमी रहता था। शिवा कोई आम इंसान नहीं था। वो अजीबोगरीब हरकतें करता था। गांव वालों में उसे लेके एक भारी दहशत थी। ये तो किसी भी समुदाय के लिए बहुत ही डरावना होगा। हाँ, और फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। शिवा ने अपने ही परिवार को बेरहमी से मार डाला। एक छोटे से समुदाय के लिए ये घटना किसी बड़े सदमे या ट्रॉमा से कम नहीं रही होगी। बिल्कुल। और इसके बाद गांव वालों ने जो किया वो और भी भयानक था। उन्होंने कानून का सहारा नहीं लिया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने शिवा को पकड़ा और ये मानते हुए कि वो इंसान नहीं हो सकता, उसे उसी सूखे कुएं में जिंदा फेंक दिया। उनका मानना था कि वो कोई राक्षस है। ये तो सीधे तौर पे मॉब जस्टिस या भीड़ के न्याय का मामला है। हाँ, लेकिन कहानी का सबसे डरावना पहलू वो है जो अमन इसके बाद कहता है।
वो कहता है कि शिवा उस कुएं में गिरने के बाद मरा नहीं। ये इतिहास इस पूरी घटना में एक बहुत ही गहरा सामाजिक आयाम जोड़ देता है। बिल्कुल। हार कैसा होता है जब वो डर से अंधा हो जाता है। यही वो बिंदु है जहां मैं थोड़ा रुक कर सोचना चाहता हूं। जब गांव वालों ने शिवा को कुएं में फेंका तो क्या उन्होंने खुद एक राक्षस को जन्म नहीं दिया? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि अक्सर समाज जिस चीज को समझ नहीं पाता या जो इंसान समाज के तय मानकों से अलग व्यवहार करता है, समाज उसे हिंसक तरीके से खत्म करने या बाहर निकालने की कोशिश करता है। ये बात तो इतिहास में कई बार सच साबित हुई है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शिवा सिर्फ एक मानसिक रूप से बीमार इंसान था जिसे इलाज की जरूरत थी, लेकिन गांव वालों की इस क्रूरता ने उसे सच में एक विकृत राक्षस बना दिया? ये सोचना बहुत ही स्वाभाविक है और इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां अज्ञात के डर ने मॉब जस्टिस का रूप लिया है। चुड़ैलों के नाम पर औरतों को जलाए जाने का इतिहास भी तो इसी मानसिकता का हिस्सा है। बिल्कुल। जब समाज किसी चीज की तार्किक व्याख्या नहीं कर पाता तो वो उसे नष्ट कर देना सबसे आसान रास्ता मानता है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो अमन का ये कहना है कि शिवा मर नहीं पाया। हाँ, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका प्रतीकात्मक अर्थ ये है कि गांव वालों ने समस्या को खत्म नहीं किया। उन्होंने बस उस समस्या को अपनी आंखों से दूर एक सीमित और अंधेरी जगह पर कैद कर दिया था। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात। बिल्कुल। और मनोविज्ञान का एक बहुत ही सीधा सा नियम है कि जब किसी बुराई या डर को बिना सुलझाए अंधेरे में दबा दिया जाता है तो वो समय के साथ और अधिक भयानक और विकृत रूप ले लेता है। और 50 साल पुराना वो दबा हुआ इतिहास अब राहुल के सामने एक खौफनाक वास्तविकता बन चुका है। क्योंकि अगली सुबह कुछ बहुत बुरा होने वाला था। हाँ, जब राहुल सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसका दोस्त अमन कमरे में नहीं है। उसके होश उड़ जाते हैं जब उसे कुएं के पास सिर्फ खून के निशान मिलते हैं। और अमन कहाँ होता है? कुएं की गहरी अंधेरी खाई से अमन की चीखें आ रही होती हैं। अब राहुल के पास कोई विकल्प नहीं बचता। अपने दोस्त को बचाने के लिए वो उस कुएं में उतरने का फैसला करता है। किसी भी कथा संरचना में इसे पाताल लोक की यात्रा या डिसेंट इनटू द अंडरवर्ल्ड कहा जाता है। हाँ, ये फिल्मों और कहानियों में बहुत देखा जाता है। बिल्कुल। नायक को अपने सबसे बड़े डर का सामना करने के लिए अपने सुरक्षित स्थान से निकलकर एक अज्ञात गहराई में उतरना ही पड़ता है। और कुएं के अंदर उतरने का जो विवरण स्रोत सामग्री में है ना, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जैसे जैसे राहुल नीचे अंधेरे में उतरता है, हवा भारी होने लगती है और सड़ांत इतनी बढ़ जाती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। वहाँ का माहौल कैसा बताया गया है? कुएं की दीवारें ठंडी और सूखी होने के बजाय गीली और चिपचिपी महसूस होती हैं। राहुल को ऐसा लगता है जैसे वो किसी पत्थर के कुएं में नहीं, बल्कि किसी विशाल और जीवित जानवर के पेट के अंदर उतर रहा है। उफ, ये सुनकर ही घबराहट हो रही है। ये सारा विवरण उस मनोवैज्ञानिक डर को एक भौतिक और छू सकने वाले आकार में बदल रहा है। जो डर पहले सिर्फ एक आवाज था, अब वो एक भयानक वास्तविकता बन चुका है। एकदम सही। नीचे पहुंचकर राहुल को अमन बेहोश मिलता है, लेकिन राहुल अकेला नहीं है। वहीं उसका सामना उस असली चीज से होता है। वो चीज कैसी दिखती है? वो एक लंबा और काला साया है। उसका चेहरा कुछ कुछ इंसान जैसा है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हैं। उनमें कोई पुतली नहीं है। ये एक बहुत ही भयानक छवि है। हाँ, उसका मुंह असामान्य रूप से बड़ा है और पूरा शरीर ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों से सड़ रहा हो। राहुल को तुरंत लगता है कि यही वो शिवा है जिसे 50 साल पहले फेंका गया था। तो क्या वो शिवा ही था? यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आता है। जब राहुल उस साये को देखता है तो वो साया राहुल के दिमाग में सीधे बोलता है कि मैं शिवा नहीं हूं। अरे बाप रे। हाँ, वो कहता है कि मैं तो बस उस अंधेरे का हिस्सा हूं जो इस कुएं के नीचे हमेशा से था। ये तो पूरी कहानी का नजरिया ही बदल देता है। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे दिमाग के तार हिल गए। इसका सीधा सा मतलब है कि शिवा असल में कभी राक्षस था ही नहीं। वो कोई बुरी शक्ति नहीं था। तो वो क्या था? वो तो खुद उस प्राचीन अंधेरे का एक पुराना शिकार था। वो प्राचीन बुराई उस कुएं में हमेशा से मौजूद थी और शिवा बस उसका एक माध्यम, एक कठपुतली बन गया था। ये रहस्योद्घाटन इस कहानी को एक साधारण भूत की कहानी से उठाकर एक गहरे दार्शनिक स्तर पर ले जाता है। वो कैसे? यह इस बात की पुष्टि करता है कि दुनिया में हर बुराई इंसानों द्वारा नहीं बनाई जाती। कुछ अंधेरा, कुछ बुराई बस अस्तित्व में होती है, प्रकृति के एक आदिम और भयानक हिस्से के रूप में, जो हमेशा से वहीं था। हाँ,
वो निष्क्रिय पड़ी रहती है और बस इंतजार करती है उन लोगों का जो उसके बहुत करीब आ जाते हैं। शिवा ने शायद अनजाने में उस अंधेरे को जगा दिया था और फिर वो खुद उसी का हिस्सा बन गया। ये विचार बहुत ही डरावना है कि कुछ अंधेरा बस हमेशा से वहां मौजूद होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर ये कोई ऐसी प्राचीन बुराई है जिसे हथियारों से या शारीरिक बल से नहीं मारा जा सकता, तो फिर राहुल और अमन वहां से जिंदा कैसे बचे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि वो चीज अब उन दोनों को निगलने के लिए आगे बढ़ रही थी। दीवारें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुचलने के लिए करीब आ रही हों। तभी अमन को होश आ जाता है और वो एक बहुत ही अहम बात चिल्लाकर कहता है। वो क्या कहता है? वो चिल्लाता है, आंखों में मत देखना। ये बचाव का एक बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली तरीका है। आंखों में न देखने से क्या होता है? दुनिया भर की पौराणिक कथाओं में और यहाँ तक कि आधुनिक मनोविज्ञान में भी आंखों को इंसान की आत्मा का द्वार माना जाता है। हाँ, ये बात तो बहुत सी संस्कृतियों में मानी जाती है। बिल्कुल। जब कोई किसी खतरनाक या बुरी चीज की आंखों में सीधे देखता है, तो एक तरह से वो उस चीज को अपने अवचेतन में प्रवेश करने की अनुमति दे देता है। नजर हटा लेना उस सम्मोहन को तोड़ने और उस अंधेरे को खुद पर हावी होने से रोकने का सबसे पहला और जरूरी कदम है। और राहुल और अमन यही करते हैं। नजर हटाकर वो पूरी ताकत से उस रस्सी के सहारे ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं। यहां उन्हें बचाने के लिए कोई जादुई तलवार या हथियार काम नहीं आता, बल्कि कुएं के बाहर से आती हुई सूरज की रोशनी उन्हें बचाती है। सूरज की रोशनी का यहाँ एक बहुत बड़ा प्रतीकवाद है। हाँ, जैसे ही वे कुएं के मुहाने तक पहुंचते हैं और सूरज की पहली किरण कुएं के अंदर पड़ती है, उस चीज की एक भयानक और कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई देती है और वो पीछे हट जाती है। बिल्कुल। कुएं के अंदर का सारा खौफनाक माहौल एकदम से शांत हो जाता है। वो अंधेरा रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। भौतिक रूप से देखा जाए तो रोशनी हमेशा से जीवन, ज्ञान और सुरक्षा का प्रतीक रही है, जबकि अंधेरा अज्ञानता और मृत्यु का प्रतीक है। सही कहा। सूरज की रोशनी उस आदिम प्राणी के लिए एक प्राकृतिक सीमा है जिसे वो पार नहीं कर सकता। इसीलिए वे शारीरिक रूप से बच निकलने में सफल हो जाते हैं। हाँ, शारीरिक रूप से बच गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। और सच कहूं तो इसका अंत ही इस पूरी चर्चा का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है। अंत में ऐसा क्या होता है? जब रात होती है और राहुल अपने कमरे में सुरक्षित बिस्तर पर लेटा होता है, तो उसे लगता है कि अब सब ठीक हो गया है। तभी उसे फिर से एक आवाज सुनाई देती है। फिर से कुएं से आवाज आती है? नहीं, इस बार ये आवाज कुएं से नहीं आ रही होती और ना ही ये अमन या उसकी मां की आवाज होती है। ये खुद राहुल की अपनी आवाज है जो कह रही है कि मैं अभी भी नीचे हूं। उफ, ये अंत तो बहुत ही भयावह है। ये गहरे आघात या ट्रॉमा के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को बहुत ही सटीकता से दर्शाता है। ट्रॉमा का प्रभाव आप इसे थोड़ा समझाएंगी? देखिए, जब कोई इंसान किसी बहुत बड़े सदमे या जानलेवा घटना से गुजरता है, तो एक मनोवैज्ञानिक स्थिति उत्पन्न होती है जिसे हम डिसोसिएशन कहते हैं। डिसोसिएशन, इसे थोड़ा और सरल भाषा में कैसे समझेंगे? आसान शब्दों में कहें तो शरीर तो उस खतरे से सुरक्षित बाहर निकल आता है, लेकिन इंसान का दिमाग उस भयानक अनुभव को पूरी तरह से प्रोसेस नहीं कर पाता। अच्छा, मतलब दिमाग वहीं अटक जाता है। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे उसकी आत्मा या उसके वजूद का एक हिस्सा हमेशा के लिए उसी सदमे वाले पल में उसी जगह पर अटक गया है। राहुल भौतिक रूप से कमरे में है, लेकिन मानसिक रूप से उस अंधेरे ने उसके एक हिस्से को हमेशा के लिए उस कुएं में कैद कर लिया है। ये विश्लेषण बहुत ही डरावना और सच है। वो अब कभी भी पहले जैसा इंसान नहीं बन पाएगा। हाँ, ट्रॉमा अक्सर इंसान को अंदर से बदल देता है। तो अगर हम इस पूरे विषय का निचोड़ निकालें तो ये साफ हो जाता है कि ये कहानी सिर्फ भैरवगढ़ के कुएं और उसमें छिपे किसी राक्षस तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत गहरी है। यह इस बात का प्रतीक है कि मानवीय डर की गहराई कितनी असीमित हो सकती है। ये दिखाती है कि कैसे हमारा डर हमारी अपनी आवाज़ों का और हमारे सबसे करीबियों का रूप ले सकता है, ताकि वो हमारे तार्किक दिमाग को चकमा दे सके। और सूचना और तकनीक के आज के युग में ये समझना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। हाँ, जैसे हमने AI और डीपफेक की बात की थी। बिल्कुल, हम आज के समय में हर दिन ऐसे मायाजाल का सामना कर सकते हैं जो हमारी आंखों और कानों को धोखा दे सकते हैं। खतरा हमेशा बाहर से किसी भयानक राक्षस के रूप में नहीं आता। सही बात है। अक्सर वो उन आवाजों में आता है जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। ये कहानी हमारे श्रोताओं के लिए एक चेतावनी है
कि जो हम सुनते हैं या देखते हैं उस पर आंख बंद करके विश्वास करने से पहले हमें अपनी तार्किक सोच को हमेशा सक्रिय रखना चाहिए। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। और आज की इस गहरी चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक ऐसे विचार पर आना चाहूंगा जिसने मुझे इस कहानी के अंत को लेकर एक बिल्कुल नए और खौफनाक नजरिए से सोचने पर मजबूर कर दिया। वह क्या विचार है? जरा इस बारे में सोचिए। हमने देखा कि कुएं के अंदर का वो प्राचीन अंधेरा बिल्कुल सटीक तरीके से किसी की भी आवाज की नकल कर सकता है। हाँ, वो आवाज का ही तो खेल खेलता है। हाँ, वो इंसान की पहचान चुरा सकता है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि रस्सी पकड़कर कुएं से जो राहुल बाहर आया है वो सच में असली राहुल ही है? हे भगवान, ये तो पूरी कहानी के अर्थ को ही पलट देने वाला विचार है ना? क्या ऐसा तो नहीं कि असली राहुल अब भी उस कुएं की गहराई में उन गीली दीवारों और सड़ी हुई हड्डियों के बीच हमेशा के लिए कैद है? और जो बाहर आया है, हाँ, जो बाहर आया है वो खुद वो प्राचीन अंधेरा है जिसने पूरी तरह से राहुल का रूप, उसकी आवाज और उसकी यादें अपना ली हैं। ये विचार सच में दिमाग को सुन्न कर देने वाला है। शुरुआत में हमने उस एक्सरे मशीन की बात की थी जो साफ साफ बता देती है कि अंदर क्या टूटा है, लेकिन जब बात मन के गहरे अंधेरे और ऐसे डर की हो जो इंसान की पहचान को ही निगल जाए, तो कोई एक्सरे मशीन काम नहीं आती। बिल्कुल, बाहर से देखने पर कोई इंसान बिल्कुल सामान्य लग सकता है, लेकिन हो सकता है कि अंदर वो कोई और ही बन चुका हो। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। इन विचारों के साथ हम अपने सुनने वालों को सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगली बार जब अंधेरे से कोई जानी पहचानी आवाज सुनाई दे तो ये जरूर सोचिएगा कि अंधेरे में छुपकर आपको असल में कौन बुला रहा है।